अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है तब से मुख्तलिफ़ इक़दामात और कुछ अनसेड पाबंदियाँ जो कि अमली तौर पर नाफिज हैं, इन्होंने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। आपको पता है, ख़वातीन की ना सिर्फ तालीम के ऊपर पाबंदी है मुकम्मल तौर पर, बल्कि नौकरियों में भी इम्तियाज़ी सलूक रखा जाता है। बाहर निकलने से मुतल्लिक भी बहुत पाबंदियाँ हैं, बहुत तंग माहौल है। फिर कम उम्री की शादियों का रुझान भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अभी पिछले हफ्ते जो ख़बर सामने आई है नए ज़ाब्ता फ़ौजदारी से मुतल्लिक, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब नाफिज़ुल अमल हो गया है, उसने एक नई तशवीश की लहर पैदा कर दी है। हमने गुज़श्ता हफ्ते भी इसके ऊपर बात की थी। चीदा चीदा इसके पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं। ये जो नई कानून साजी है, इसके अंदर अफ़गानिस्तान में तबकाती निज़ाम को राइज किया गया है। कुछ इस तरह से है कि तबकात में ना सिर्फ पूरी माशरे को डिवाइड किया गया है, बल्कि इसी की बुनियाद पर सज़ा और जज़ा का तयन भी होगा। यानी जो आला तबके से ताल्लुक़ रखेगा उसको कम सज़ा मिलेगी, जिसका निचले तबके से ताल्लुक़ होगा उसकी सज़ा बढ़ जाएगी और ज़्यादा सख्त होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इस कानून में और भी बहुत से मामलात हैं जिसको न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी का करार दिया जा रहा है, बल्कि इसके ऊपर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये तो इस्लाम की जो बुनियादी रूह है उसके भी मुनाफी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, जहाँ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आज़ाद NGOs जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, UN के रेपटर्स जो कि अफ़गानिस्तान के लिए काम करते हैं, या फिर कुछ वो अफराद या शख्सियात जो कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और जिला वतनी या फिर इस वक्त एग्ज़ाइल में हैं, वो तो इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जिस किस्म की एक कंडेमनेशन या तशवीश का इजहार अमूमी तौर पर इस्लामी और मगरबी दुनिया की तरफ से आया करता है, वो अभी मालूम नहीं होता या देखने में नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है, आज अपने तज्ज़ियाकारों से जानने की कोशिश करेंगे। इस कानून के असरात क्या हो सकते हैं, ये भी सब जानने की कोशिश करेंगे। हमें इस तमाम तर मामले के लिए ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे सबसे पहले तज्ज़िया तबसरा जानना चाहेंगे। ये सबसे पहले बताइएगा, वो इस्लामी ममालिक जो कि अमूमी तौर पर कोई भी दुनिया में इस्लामी कानून हो, कोई इंटरप्रिटेशन का मामला हो, उसके ऊपर ज़रूर रद्द अमल देते हैं। यहाँ पर जब इतनी तशवीश का इजहार किया जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर से ही, तो खामोशी क्यों नज़र आ रही है? और फिर दुनिया भी, मगरबी ममालिक ले लें, UN हो या फिर EU, अमरीका या फिर वेस्टर्न ताकतें, वो इसके ऊपर ज़्यादा वोकल नहीं नज़र आ रहे। वजह क्या समझते हैं आप? अलीना, इसको मैं 2-3 एंगल से देखता हूँ इस सारे इशू को। पहली बात तो जो मुसलमान ममालिक की आप बात कर रहे हैं ना, हमारी कोई ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई हमारे को वैल्यू सिस्टम का इस तरह से हिस्सा नहीं है कि जिसमें हम प्रीच करना शुरू कर दें, या हमने किसी कंट्री को मदद देनी हो तो उसके साथ उसको अटैच किया हो कि जब तक वो ह्यूमन राइट्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी तो तब तक नहीं करेंगे। ओवरऑल जो एक मुस्लिम दुनिया का ये इशू नहीं है। ये इसको इसीलिए कहते हैं जी कि ये वेस्टर्न एजेंडा है। यानी कि मैं एजेंडा का टर्म इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चूंकि ये ज्यादातर बातें उधर से आती हैं, हमारे जो लोग हैं वो तो करते ही नहीं है। हमारे तो आप कल भी देख लें, जो आप वो मौलाना हमदुल्ला की बात कर रहे हैं, कितना कोई इस पे कोई रिएक्शन आया, को बहुत ज्यादा उस तरह से जितना होना चाहिए था वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान को अभी तक किसी ने रूस के अलावा रिकग्नाइज नहीं किया। यानी तालिबान गवर्नमेंट को उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया। उनके मिलते मिलाते हैं उनके साथ UAE वाले, सऊदी अरब वाले, कतर वाले या चाइना वाले या हम, ये हमारी मुलाकातें जरूर होती हैं, लेकिन हमने उनको रिकग्नाइज नहीं किया। तो तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं, उधर इतनी भूख है, अगर यानी कि इसमें क्या लेवरेज के तौर पे क्या चीज इस्तेमाल हो सकती है। आप कह सकते हैं कि हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे। उधर तो अभी जो इमदाद जा भी रही है वो ज्यादातर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जा रही है। अगर वो भी बंद होगी तो उसमें तालिबान का इशू तो नहीं है, यानी कि उधर तो फिर लोगों का इशू बन जाएगा। इवन जो आप NGOs की बात कर रही हैं वो भी इसी तनाजर में हो रहा है मामला। चौथा ये है कि अभी अफगानिस्तान जो है वो एक जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, अगर हम अमेरिका की बात करें या बाकी यूरोप की बात करें, तो उनके रडार पे कोई ज्यादा नुमाया नहीं हो रहा।
वो अभी ज्यादा उलझे हुए हैं, यूक्रेन के हवाले से उलझे हुए हैं, आपस में उलझ पड़े हैं, या जो गजा का इशू है वो उसको ज्यादा यानी कि उस पे ज्यादा फोकस चला गया है। इनको इतनी अभी अहमियत सिर्फ तवज्जो जा ही नहीं रही, तो लिहाजा ये वजूहात है। अब अगर मैं इसको इंटरनली भी देखूं, तो इंटरनली भी इनमें दो धड़े पाए जाते हैं, दो ग्रुप हैं। एक है कंधारी ग्रुप, जो कि मुल्ला हैबतुल्लाह, जो कि उनके अमीरुल मोमिनीन है, जो उसको यानी कि उस तबका फिक्र की नुमाइंदगी वो करते हैं या सरबराही वो करते हैं। दूसरी तरफ है जो सिराजुल हक हक्कानी ग्रुप है, या इवन जो मुल्ला उमर का बेटा है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, मुल्ला याकूब, इनकी राय यानी कि ये एक साइड पे हैं इस मामले पे। इस राय में इख्तिलाफ पाया जाता है। वो ये समझते हैं, ये जो काबली ग्रुप है जिनका जो बाद में मैंने जिक्र किया है, जो हकानी ग्रुप अगर आप इसको कह लें, इनका ये ख्याल है कि हम जो है खवातीन को इतनी को आज़ादी दे दें जितनी कोई अरब ममालिक में होती है, ताकि ये हमारे पे जो एक स्टिग्मा लगा हुआ है ये ना रहे, और इससे कोई उनका एजेंडा या उनका मंशूर उसमें को बहुत ज्यादा खलल नहीं आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये है कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह ग्रुप है वो इस मामले में वो उनकी बड़ी ठीक है। हार्ड लाइन है, यानी कि वो तो पिछले दिनों आपको याद होगा कि उधर उन्होंने इंटरनेट भी बंद कर दिया था उनके ख्याल में कि उसकी भी जरूरत नहीं है। तो लिहाजा अभी ये जो है ना, एक इंटरनेशनल अटेंशन भी नहीं मिल रही, फिर ये है कि सफारती ताल्लुकात भी नहीं है। अगर कोई उन पे कोई बात करेगा तो वो कहेंगे कि आप पहले हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करें, फिर आके हमारे से बात करें। वो भी नहीं वो चाह रहे, और अभी उनकी तरजीहात में ज्यादा नहीं आ रहा, और जो एक दाखिली लेवल पर भी इख्तिलाफ पाए जाते हैं। मेरे ख्याल ये सारी चीजें जो है ना, ये इनका एक मिक्सचर है कि जिसमें ये इशू जो है ना वो एक बैक बर्नर में चला गया है, इसको अच्छा। इतनी अहमियत नहीं मिलती। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए रीमा, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले देखा जब दहशतगर्दी का मामला था तो इसके ऊपर दुनिया बोल रही थी, यूएन के अंदर बड़ी इसके ऊपर बात हुई, डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए, लेकिन इस कानून साजी के मामले पे हम बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया देख रहे हैं, क्यों? जी शुक्रिया अलीना। यूएन की तरफ से तो रिस्पॉन्स आ रहा है और मजीद आएगा। मेरा नहीं ख्याल, स्पेशली यूएन जनरल असेंबली और ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मेरा ख्याल है वो अफगानिस्तान के मामले पे कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बाकी जो पावरफुल इदारा है सिक्योरिटी काउंसिल, वहां से हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये इस वक्त सिक्योरिटी का मामला दुनिया की नहीं जोड़ा जाता अफगानिस्तान से। हम इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां सिर्फ हम दुनिया को एक सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बॉर्डर्स सिक्योर हों, किस तरह हमारी अलायंसेस जो हैं उसमें जिस मुल्क में हम बात करनी है वो वहां किस तरह फिट करता है। ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से, हकूक के पर्सपेक्टिव से तो इवन लोग जो पहले लिबरल अपने आप को कहते थे वो भी नहीं देखते। तो दुनिया में देखने का, दुनिया को देखने का तरीका बदल गया है। अलीना, आपने बहुत ब्रीफली मेंशन किया इस क्रिमिनल कोड के बारे में। अगर मैं कुछ मजीद तफसीलात इसकी बता सकूं, क्योंकि इट इज एक्चुअली हॉरिफाइंग, और ये सिर्फ खवातीन के मामले में नहीं, ओवरऑल 4 करोड़ लोग रहते हैं अफगानिस्तान में। वो किस किस्म की जिंदगी गुजारेंगे इस क्रिमिनल कोड के अंडर, ये सोचने की बात है। हमारा नेबरिंग मुल्क है, हम भी तभी सोचते हैं अफगानिस्तान के बारे में जब दहशतगर्दी वहां से पाकिस्तान में उसको सपोर्ट मिलती है, या सिर्फ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन है हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ 4 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होगी, जरा सोचें इसके बारे में। अगर मैं कुछ डिटेल बता सकूं, सबसे पहले तो उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है मुसलमान सिर्फ हनफी ग्रुप के होंगे, बाकी जो सब हैं उनको हेरेटिक्स कह दिया है। तो वहां पे बाकी सेक्ट्स, नॉन मुस्लिम्स तो आप छोड़ ही दें, इस्लाम में ही जो मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं उनको हेरेटिक्स कह दिया है। सिर्फ वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट को मुसलमान समझते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है जो भी इस्लामिक टीचिंग्स, और बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है, इस्लामिक टीचिंग्स की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सजाए मौत भी हो सकती है। जो इस्लामिक रूलिंग्स के बारे में कुछ मॉकरी या रिडिक्यूल करेगा उसको भी सख्त जो है क्रिमिनल नौयत की सजाएं रखी गई हैं। मैं सोच रही थी कितना आयरॉनिक है, हमने कहा था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब थे, उन्होंने कहा था कि तालिबान हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। उन्होंने स्लेवरी को एक कानूनी हैसियत दे दी है। गुलाम जो है वो इस क्रिमिनल कोड में इंक्लूड कर दिया गया है, और आप गुलाम हो या नहीं हो
वो उससे वो इम्प्लीकेशंस होंगी उससे, उसकी कि आप जुर्म कमिट करते हैं या नहीं करते और उसमें सजा क्या होगी। खवातीन के मामले में ये कहा गया है कि वो अपना अगर हस्बैंड का घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर भी जाती हैं इजाजत के बगैर, किसी वजह के बगैर, तो उनको भी सजा हो सकती है। ये भी क्या कहा गया है कि करप्शन जो अगर आप करते हैं, जो करप्शन की प्लेसेस हैं उनको डिफाइन नहीं किया गया, उसमें भी क्रिमिनल नौयत की सजाएं होंगी। और इन सब चीजों की जिनकी मैं बात कर रही हूँ उसमें लैशिंग्स, आपको कोड़े लगना, वो भी मौजूद है सजाओं में। इसके अलावा सोसाइटी को 4 तबकों में जो है वो डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपकी एक एलीट है, आपकी मुख्तलिफ क्लासेस हैं, मिडिल क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस हैं। आपको सजा क्या होगी अगर आपने कोई जुर्म किया है, वो डिटरमिन करेगा कि आप किस स्ट्रैटा में फॉल करते हैं, आप किस क्लास में फॉल करते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है जो चीजें परमिसिबल नहीं हैं, जिनको पहले पाबंदी जिन पे नहीं थी, जिसमें एजुकेशन की आपने बात की, और भी बहुत चीजें हैं जो कैटेगोरिकली बैंड नहीं थी, अब उनको भी कह दिया है कि वो चीजें भी जो पहले परमिसिबल समझी जाती थी अब वो क्रिमिनलाइज्ड होंगी। इसके अलावा भी लीना बहुत कुछ है, पढ़ने से ही पता लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी ट्रांसलेशंस आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं कि ये किस तरह की सोसाइटी है जो तालिबान ने अफगानिस्तान को बना दिया है। और बनाने के लिए वो ऐसा भी है कि आप तालिबान को या उनके लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उस पर भी सख्त सजा है। अगर ऐसा है कि कोई बात भी करे उस रेजीम के खिलाफ, उस पर भी सजा है। तो अब किस तरह से लोग वहां पे अपनी जिंदगी जो है वो गुजारेंगे एज अ नेबरिंग सिटीजन पाकिस्तान में, मुझे खौफ आता है और बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हम लोगों ने शायद सिर्फ अगेन अफगानिस्तान को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा है। अफगान तालिबान, यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, किस तरह जो है हम वहाँ ये भी देखते हैं कि अफगान तालिबान जो है वो भारत के साथ अलाइन हो गए हैं। हमारा नजरिया ही अब सिर्फ ये है अलायंसेस और सिक्योरिटी। हम ह्यूमन राइट्स को अपने नैरेटिव में, अपने डिस्कोर्स में भी हमने बहुत ज्यादा सेकेंडरी कर दिया है। अगर 2 मिनट के लिए अगर 2 मिनट के लिए इस तनाजुर को सबसे पहले बात तो करें, बात तो कर सकते हैं। अब अगेन दुनिया क्या कर सकती है क्या नहीं, बहुत ज्यादा पेचीदा ये सवाल है, ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, पर जेन्युइनली हम सबको इसके बारे में बात तो करनी चाहिए। ईरान में भी मैं ये सोचती हूँ, हम ईरान को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि अमेरिका के वहाँ इंटरेस्ट हैं, इजराइल के इंटरेस्ट हैं, वहां पे भी जो जेन्युइन लोगों के ग्रीवेंसेस हैं हम उनको साइडलाइन कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो दुनिया के बारे में एक नैरेटिव है वो एक क्लियर है, वो सिक्योरिटी और जो आपकी अलायंसेस है उस पे बेस्ड है। और अफगानिस्तान इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। सवाल, अच्छा मैं एक और जाविये से भी इसको सोच रही हूँ। मैं आप ही का पॉइंट आगे शहजाद के पास एज अ सवाल लेके जाना चाहती हूँ। शहजाद, क्या ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स का मामला है? क्या इसको भी सिक्योरिटी के तनाजुर से या सिक्योरिटी के लेंस से नहीं देखा जाना चाहिए? क्योंकि हमेशा से हम ये कहते हैं इसी पैनल पे कई दफ़ा कि जहाँ पर जबर ज़्यादा होता है उन सोसाइटीज़ के अंदर इंतहा पसंदी परवान चढ़ती है। तो क्या इसको इस नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है? और इस्लामी ममालिक ख़ास तौर पर इसके ऊपर जो खामोश हैं, क्या वो तशवीश की बात है या फिर ये गैर मामूली बात नहीं है? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, जो कानून साजी वहां पे की गई है मेरे ख्याल से बहुत ही एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, और कोई भी ऐसा रजीम हो जिसमें अथॉरिटेरियन रजीम हो या ऑपरेसिव रजीम हो, ये उसकी निशानदेही करता है। बहुत सारे कवानीन तो पहले भी थे और उसमें हमने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन भी होती थी, चाहे वो लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से हो, अभी कम उम्र की शादियों का आपने जिक्र किया, वो पहले भी था। लेकिन अब जिस एक्सट्रीम लेवल पे ले गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने एक इस्लामिक माशरे में इसको कैसे सेल कर सकते हैं। कि एक तफरीकी निजाम आपने बना दिया है कि आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्लास को देख के ये फैसला होगा कि आपको किस नौयत की सजा दी जाएगी। इसको इटसेल्फ तालिबान रजीम को सेल करना अपने लोगों में, मुझे नहीं समझ आया कि वो कैसे इसको अचीव करेंगे। हमने देखा है कि बहुत सारे उनके जो असूल बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं, उसको लिबादा तो उड़ा दिया जाता है कि इस्लामिक निजाम है, लेकिन हमें पता है उसका इस्लाम से कम ताल्लुक होता है, उनके कल्चर से ज्यादा होता है। उनका एक जो कल्चर जो ट्राइबल सिस्टम है उससे ज्यादा होता है, लेकिन वो कहा जाता है कि इस्लामी निजाम है। जबकि आपने देखा है दुनिया में एक इस्लामिक मुल्क नहीं है, कई ममालिक है, वहां पर इस तरह के कवानीन नहीं नजर आते। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त दुनिया को जो फिक्र है ना, वो तो इस बात की है ही नहीं कि क्या वैल्यू सिस्टम कहाँ पे चल रहा है। उनको सिर्फ इस वक्त तमाम चीजें जो है वो एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और पिछले हफ्ते ने इस पे कई बात की थी कि जो नेशंस इंसानी हकूक की बात करते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, वो भी अब देख रहे हैं कि वो बात कम हो रही है।
अब एक पावर स्ट्रक्चर की ज्यादा बात हो रही है कि किसके पास ताकत है और कौन अपने आप को किस तरीके से सिक्योर कर सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली जितने ये हॉरिफिक कवानीन है, ये मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया की कहीं पे भी लिस्ट में मौजूद नहीं है, बैक बर्नर पे जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तवज्जो होगी। और जैसे उमर ने राइटली पॉइंट आउट किया कि इस वक्त तो सिफारती ताल्लुकात भी नहीं है, तो किस बुनियाद पे आप उन पे प्रेशर डालेंगे? आप उनकी एड रोकेंगे तो इंसान का नुकसान होगा, मजीद नुकसान होगा। सो वो हम देख रहे हैं कि सिलसिला पिछले 3 साल से जारी है कि जब एड बंद करने की बात भी की गई या जो भी उनके पैसे फ्रीज हुए थे उसको रिलीज करने की बात भी, तो इसी बुनियाद पे थी कि वहां जो इंसान रह रहे हैं कम से कम उनके लिए आसानियां पैदा की जाएं। तो मुझे लगता है इससे एक ये फर्क तो जरूर पड़ेगा कि अगर अफगानिस्तान अपने आप को दुनिया भर में रिकग्नाइज करना चाहता है, सिफारती ताल्लुकात रखना चाहता है, तो वो तो इसमें कोई पेशरफ नहीं होगी। लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि दुनिया से बहुत ज्यादा आवाज उठेगी। और मुस्लिम ममालिक से तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आपको पता है हमारे कई ममालिक गल्फ कंट्रीज में भी बड़े सख्त किस्म के कवानीन रहे। वो कवानीन ऐसे हैं कि जैसे एक पाकिस्तानी मुल्क जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव मुल्क है, यहाँ पे भी नहीं देखे गए। कई ममालिक में तो आज जाके जो है, यानी कि कुछ हालिया सालों में इजाजत दी गई है कि खवातीन जो है वो गाड़ी चला सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्ट करना कि वहां से कोई आवाज उठेगी उनके हक में, ये कोई रैशनल थॉट होगा। ये जितने वहां पे कवानीन बन रहे हैं ना, वो तो चले हम कह सकते हैं कि ये कल्चर या मजहब का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में जो कवानीन अगर नहीं भी बन रहे, लेकिन जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रही है बाकी चीजों की, उसके बाद क्या एक जवाब रह जाता है कि यूरोपियन यूनियन से आप एक्सपेक्ट करें कि वो आवाज उठाएंगे? क्या हमने नहीं देखा कि गजा में 2 साल तक नस्ल कुशी होती रही, लेकिन उस पर 1-1.5 साल तो ये तमाम लोग तमाशा देखते रहे, खामोश रहे, और जब भी इनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि नहीं, इसराइल को अपने दिफा का हक है। आखिर में जाके कोई हम 6 महीने बाद देख रहे थे, आखिरी 6 महीने में हमने देखा है कि सबको एक एहसास हुआ है कि नहीं, ये तो नस्ल कुशी है, जेनोसाइड हो रहा है। वाकई अमेरिका जो है तमाम तर कवानीन यूएन होने के बावजूद एक प्रेसिडेंट को किडनैप करके चला जाता है, यूरोपियन नेशंस उस पर खामोश रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सब अपने में लगे हुए हैं। और अगर आप ये सोचें कि हम इसके बारे में बात तो करेंगे, पाकिस्तान के बारे में करें, अफगानिस्तान के बारे में करें, किसके बारे में भी करें, लेकिन जब हम इस किस्म के कवानीन बनाते हैं और बाहर से कोई बैठ के बात करेगा तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है, इस पर आप ज्यादा शोर ना मचाएं जी, कि ये इंटरनल मामला है। तो यहाँ बैठ के हम अफगानिस्तान पे बात जरूर करें, बट मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क आके उनके दाखिली मामलात में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर सकता है। हम भी बात ही कर सकते हैं, अच्छा मशवरा दे सकते हैं, अपनी एक दानिस्ता राय में जो है वो बात कर सकते हैं। तो हम भी जब अपने जो सूट करता है अपने आप को, तो हम इस किस्म के कवानीन बनाते हैं। मैं ये नहीं कंपेयर कर रहा हूं कि हमने कोई इस किस्म की कानून साजी की है जो कि अफगानिस्तान में वो बहुत ही एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव उनकी तरफ, बट आई गेट योर पॉइंट, उसको दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ, हम तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होगी, पहले हो जाती थी, कोई कानून साजी नहीं थी। और फर्क ये भी है ना कि यहाँ पर फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, बेशक छोटी मोटी या एटलीस्ट यहाँ पर इस तरह की आवाजें हैं, आजाद आवाजें हैं जो कि इसके खिलाफ आवाज भी उठा सकती है, आवाज भी उठा सकती है। अफगानिस्तान में बड़ा महदूद सुनने को मिलता है। शहजाद, अगर इजाजत दे कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, करना चाह रहा था कि उनकी जो हुक्मरानी है वो इस पे बेस करती है कि वो कस्टम्स, ट्रेडिशंस और इस्लाम के नाम पे किस किस्म के कवानीन बनाते हैं। हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली ये देखा जाता है कि जब आपने कोई सियासी बुनियाद पे या अपने आप को पुख्ता करने के लिए, मजबूत रखने के लिए, हम उसमें भी कानून साजी बना रहे हैं। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम अफगानिस्तान में जो नए कवानीन नाफिज हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये कहिएगा, क्या वाकई में अफगानिस्तान का इंटरनल मामला है, ज़्यादा इसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता? क्या ये हकीकत है, या फिर इसको इंसानी हुकूक और इस्लामी कवानीन की इंटरप्रिटेशन से बढ़कर सिक्योरिटी तनाजुर में देखा जा सकता है? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल हर किसी मुल्क के अंदर भी कुछ भी हो तो वो जरूरी नहीं कि वो इंटरनल हो, उससे बहुत सारे जो ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, आपकी जो शेयर्ड वैल्यूज हैं दुनिया के अंदर, सारे मुतासर होते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि देखें, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो अफगानिस्तान को मुस्लिम सिविलाइजेशन या मुस्लिम वर्ल्ड का हिस्सा समझता है, और जो मुसलमान दुनिया है वो जो कुछ इसके अंदर हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर उस पर खामोश है। सो ये बड़ी अजीब किस्म की डायकोटमी है कि इस मसले को हल कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल, ना वो किसी यूएन चार्टर को मानते हैं, वो उसका हिस्सा ही नहीं है, ना वो अपनी इस्लामिक वैल्यूज को मानते हैं। वो समझते हैं कि जो हम कल्चर और मजहब को समझते हैं, जो हमारा कल्चर है और जो हम जितना मजहब को समझते हैं, उसको तालिबान कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो इंप्लीमेंट कर देते हैं, वो लागू कर देते हैं। अब असल मसला ये भी है कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम अफगानिस्तान में क्रिएट हुआ, उसकी वजह से कंपटीशन है, अ कंपटीशन ऑफ साइलेंस। कि फॉर एग्जाम्पल
जितनी भी समझ ये जो खित्ते के ममालिक है वो समझते हैं कि अगर ठीक है, अगर अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया है तो अब चाइना, रशिया और बहुत सारे मुल्क समझते हैं कि हमें हर हाल में इंडिया तालिबान से ताल्लुकात रखने हैं, वो इंटरनली क्या करते हैं ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, हम कोई लिवरेज रखते थे, हम वो नहीं रखते। अब कतर एंड जो है वो यूएई का एक अच्छा इन्फ्लुएंस है वहां पे। सो सवाल है कि ये गैप है जो बहुत ज्यादा वहां पे है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न वर्ल्ड थी, वो एजुकेशन की बात कर लेती थी, अब उन्होंने वो भी बात करनी बंद कर दी है। अमेरिका ये कहता है कि जी हमारा तो फोकस ही सारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है, हम तो उसमें वो कुछ जाएंगे नहीं और बात ही नहीं करेंगे। जो मुस्लिम एकेडेमिया है, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया अल-अज़हर है, ये जो बड़े फोरम्स हैं वो भी खामोश हैं। किसी ने कोई बात नहीं की कि ये किस तरह की इस्लामिक थियोलॉजी की इंटरप्रिटेशन हो रही है, ये कौन सी इस्लामिक हिस्ट्री है, ये कौन सा इस्लाम है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एज ए फोरम जो है वो अपना कोई मौकफ देने को तैयार नहीं है या वो को मौकफ नहीं दे पा रहा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है और हमारे जैसे मुल्क के लिए। देखें, जो तालिबान कह रहे हैं या जो तालिबान का व्यू है उसे जिसे मैं कहना कुछ इस्लामिक पॉलिटिकल क्वार्टर्स पाकिस्तान में पसंद करते हैं, वो लागू नहीं कर सकते, लेकिन उस सोच को, उस नजरिए को, बिकॉज इन्होंने मिलकर तालीम हासिल की है, ये एक जैसी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, तो हमारे लिए ज्यादा खतरा। और खास तौर पे ये जिस तरह की डिबेट आजकल शुरू हुई है मुल्क के अंदर कुछ इश्यूज पे, तो मेरा ख्याल है कि हमने जैसे पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने या ख्वाजा आसफ साहब ने बड़ा ग्लैमराइज करके तालिबान को पेश किया, हमें ये डी ग्लैमराइजेशन की तरफ जाना है कि भाई ये वो ग्रुप नहीं है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं या जिसकी बात भी सुनी जा सकती है। और फिर ये ना तो कोई रिप्रेजेंट करता है अफगान सोसाइटी को, ना कोई सोसाइटियल इनपुट लेते हैं। जो इनकी टॉप हैबतुल्लाह खुनजादा के दिमाग में चीज आती है जिससे बाकी लोग भी उनकी पार्टी के, जिस तरह उमर साहब बात कर रहे थे या बाकी स्पीकर्स बात कर रहे थे, वो सारे खामोश हैं कि हम क्या कर सकें या हम क्या बोल सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे मुसलमान दुनिया को बोलना चाहिए, आलम इस्लाम को बोलना चाहिए, बिकॉज दे आर कॉन्सिडर्ड पार्ट ऑफ एन इस्लामिक वर्ल्ड। उन्हें मुस्लिम दुनिया चीमा साहब बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये बताएं ना डॉक्टर साहब थोड़ा। मैंने आपको बताया शुरू में कि बेसिकली ये एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो जनरेट हुआ है अफगानिस्तान में, कि पहले फॉर एग्जांपल बिल्कुल अमेरिकन इन्फ्लुएंस था और अमेरिका की मर्जी के लोगों का, मुल्कों का वहां पे इंटरफेरेंस थी। अब फॉर एग्जांपल रशिया और चाइना वो समझते हैं कि हमें इस जो मर्जी इंटरनली करते रहे, ये हमारा मसला नहीं है, हमारे इन्फ्लुएंस अच्छा होना चाहिए और इकोनॉमिक इंगेजमेंट होनी चाहिए। वेस्ट बात करता है शेयर्ड वैल्यूज की, मुसलमान दुनिया तो शेयर्ड वैल्यूज भी इस तरह की कोई बात नहीं करता। और फिर नए प्लेयर आ गए ना, आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल कतर एंड यूएई का जो शेयर है इन्फ्लुएंस ज्यादा है और वो खामोश हैं बिकॉज उनकी अपनी एक पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और शायद वो इस पर मजीद बात नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से हर कोई चाहता है कि हम अच्छे ताल्लुक रखें और हम उनके इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करें। वेस्ट मसरूफ है, एक तरफ उनके अपने मसले हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर के, एक तरफ यूरोप की जंग है, एक तरफ ट्रंप की डी-डॉलराइजेशन और उसकी जो टैरिफ वॉर से कैसे बचना है, तो मेरा ख्याल है उनका इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, ये अफगानिस्तान के पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से बाकी दुनिया, इसके खासकर इस्लामी ममालिक खामोश है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने इसकी एक वजह करा दी है। जो मुख्तलिफ इस्लामी इदारे हैं जिनका काम ही यही है कि इस्लामी लॉज दुनिया में उनकी इंटरप्रिटेशन, अगर उनके ऊपर कोई सवालात उठ रहे हैं या कुछ मुतनाज़े है तो वहाँ से भी खामोशी की वजह क्या समझते हैं? उनका तो पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए, लार्जली ये ऐसी थोड़ा ही हो सकता है कि मुसलमान दुनिया के अंदर जो अदारे हैं उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुकात ना हो, वहां पे वो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड हैं। जो भी आपके प्लेटफॉर्म है, आप ओआईसी को ले रहे हैं, अब जीसीसी एक बिल्कुल इंटरनल है, या अरब लीग है, या बाकी भी कुछ जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज है। और फिर देखा ये जा रहा है कि क्यों हम एनॉय करें अफगान तालिबान को, क्योंकि वो अब हमारे जेर असर भी नहीं है, और अगर वो कुछ ऐसा मुसलमान मुल्क बोलते भी हैं, आगे से तालिबान रिएक्ट भी कर सकते हैं, तो सब मेरा ख्याल है कि इसी पे साइलेंट है। इस वजह से इंटरेस्टिंग। रीमा कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी अलीना, पाकिस्तान में बहुत से रेफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान के। मेरा ख्याल है हमें हमारी रेफ्यूजी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए। आप खुद सोचें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप चाहेंगे आप लाखों लोगों को इस तरह के मुल्क में भेजें जहां उनकी कोई जिंदगी बसर करने का तरीका ही नहीं है। दुनिया में बहुत से बुरे कवानीन होते हैं, बहुत से बुरे सेटअप्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत बुरी होती है।
पर ये जो अफगानिस्तान का क्रिमिनल कोड है और जो अफगान तालिबान ने वहां पे एक स्टेट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने ये भी इस कानून में लिखा है कि अगर कोई गुनाह कर रहा है तो किसी फर्द के पास, किसी मुसलमान के पास भी ये इख्तियार होगा कि उन्हें वो मौके पे सजा दें। वहां पे ये भी लिखा है कि एक शौहर जो है वो अपनी बीवी को मार सकता है, अगर इतना बुरा मारा कि वो जख्मी हो गई तो उसको 15 दिन की सजा है, लेकिन अगर जख्मी ना हुई तो सब ठीक है। मतलब ये बहुत बहुत खौफनाक कवानीन है। वहां पे लोग, वहां पे खवातीन, खास तौर पे रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो भी आप कहें, जो जिस तरह की मुआशरा वो बनाना चाह रहे हैं उसमें डिविएंट तसव्वुर होंगे, वो जिंदगी बसर नहीं कर सकेंगे। इस पे हम सबको अपनी हुकूमतों को कहना चाहिए कि वो इस पे एटलीस्ट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दें। अलीना, एक इंसानियत का जो रिश्ता है जो होना चाहिए दुनिया में सबका, वो लेट्स नॉट गिव अप ऑन दैट। तो एटलीस्ट हमें हमारी हुकूमतों से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इस इशू को उठाएं, जो फोरम्स उनके पास मौजूद हैं वहां उठाएं। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, वहां पे उठाए, यूएन जनरल असेंबली में उठाए, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठाए। चाहे हम जितना हमारे बस में है वो तो हम करें, ताकि ये एक एजेंडा पे तो रहे इशू। अफगानिस्तान का एक और प्रॉब्लम है, वहां पे फ्री प्रेस नहीं है। वहां पे बहुत सी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट खोलकर नहीं हो सकती। ये क्रिमिनल कोड भी कई दिन लगे, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन मुझे मिले, मैं ढूंढ रही थी। तो इस सब को नजर में रखते हुए वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि लीना पाकिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत और ममालिक में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन एक मुल्क का क्रिमिनल कोड जिसमें ये सब चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। और हमारा नेबरिंग मुल्क है, मतलब आई रियली डू थिंक कि हमें उनकी जो एक तकलीफ है वो ज्यादा महसूस करनी चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नेबर्स। तो मैं तो यही कहूंगी, वी शुड हाईलाइट इट एज मच एज वी कैन और अनकंडीशनली, विदाउट इफ्स एंड बट्स। ठीक है रीमा, आपका पॉइंट आ गया। अब गोके, एक चीज जिसके ऊपर मैं दोबारा रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ, आई नो टाइम हमारे पास बड़ा कम लेनी है, बट अगर एज ब्रीफली एज पॉसिबल, कमर चीमा साहब ने अभी कहा कि अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी है, फिर दीगर वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी दुनिया मोहतात है और देख रही है और इतना रिएक्ट नहीं किया। आपने कहा दुनिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस वजह से दुनिया खामोश है, उनके एजेंडा पे ही नहीं है ये चीज़, उनके लिए गैर अहम है। बट ये दोनों चीज़ें तो आपस में डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। या तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट देख रहे हैं या दुनिया अभी भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से उसके रिएक्शन के बारे में केयर करती है, इसलिए नहीं कर रही एज पर चीमा साहब, या फिर जो दूसरे चीमा साहब आप कह रहे हैं वो सच है। कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे चीमा साहब की बात को? अलीना, मेरे ख्याल है कि आप पूरी दुनिया को बहुत सादा ले रही हैं। इधर जो है ना, बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। इवन जो अमेरिका की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट होती हैं, अगर उन्होंने किसी कंट्री को पनिश करना होता है तो उसको वो पनिश कर देते हैं, दूसरे को कोई ना कोई वो वेवर दे देते हैं। नो एब्सोल्युटली सर, आप, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि एब्सोल्युटली सर, उससे तो उसमें दो राय है ही नहीं। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने शुरू में ये कहा कि दुनिया इस मामले की परवाह इसलिए नहीं कर रही है, इसके ऊपर खामोश इसलिए है क्योंकि ये उनके लिए एक इशू नहीं है, राइट? बट दूसरी तरफ कमर चीमा साहब ये कह रहे हैं कि उनके लिए इशू अगर हो भी तो दीगर वजूहात है जिनके ऊपर वो खामोश है। दैट मींस कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान मैटर करता है। अगर अलीना इस तरह से देख लें कि किसी शख्स की 10 प्रायोरिटी हो, 10 तरजीहात हो, मैटर ये करता है कि आपकी टॉप 2-3 प्रायोरिटीज कौन सी हैं। आप अगर सब पर काम नहीं कर सकते तो जो आपके लिए प्रेसिंग किस्म की प्रायोरिटीज हैं, अर्जेंट किस्म के इशूज हैं, आप उधर तवज्जो देते हैं। अगर उस तनाजुर में देखें तो इस टाइम उनकी तवज्जो बाकी इशूज पर लगी हुई है। अगर आप अमेरिका की देखें तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स का इशू है ही नहीं, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। बाकी वो जिस साइड पे तरजीहात है उनकी, उनमें वो वेनेजुएला आ रहा है, उसमें यूक्रेन आ रहा है, उसमें यूरोपियन यूनियन आ रहा है। बाकी दुनिया में जो नक्शा बदल रहा है ओवरऑल, उस पे उनका ज्यादा फोकस है। अफगानिस्तान पे उनका फोकस नहीं है। खुदा ना खास्ता कि कोई ऐसी
कोई टेररिज्म का वाकया हो जाए कि जिसका कोई ताल्लुक अफगानिस्तान से निकले, वो तब तक जब नहीं होता है कि ये जो है आउट ऑफ साहब। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर तरीन। जी, मैं सिर्फ इतना ये कह रहा था कि उमर साहब की बात भी ठीक है और मेरी बात भी ठीक है। उमर साहब जो बात कह रहे थे वो वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कह रहे थे कि अमेरिका का फोकस वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है। जो मैं कह रहा था पॉलिटिकल वैक्यूम है, उसमें इशू ये है कि आप चाइना को, रशिया को और जो अरब ममालिक हैं जो इस वक्त ज्यादा इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में, वो उनके रेफरेंस से बात कर रहा था कि वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम में स्पेस बना रहे हैं और वो कोई वैसे भी कोई वैल्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स या इस तरह की चीजों की बात नहीं करते, तो इसलिए ये एक डिफरेंस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ एक छोड़ लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। रीमा उमर साहब से पहला सवाल करते हैं। रीमा, सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, तलबा यूनियन की बहाली से मुतल्लिक दरखास्त तो मुस्तरद कर दी है। जवाज़ ये बनाया कि तालीमी माहौल और यूनियन के किरदार पर उनको संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये भी कहा गया है उसमें कि आपस में जो दोनों का ताल्लुक है वो बड़ा ख़राब है। कुछ इस तरह से शायद रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि फ़ैसले में लिखा गया है कि तालीम का हर्ज होता है, लोगों को तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर। सवाल तो ये हो रहा है कि आज के तालीमी बहरान में तलबा यूनियन की बहाली किसी मुस्बत तब्दीली का ज़रिया बन सकती है? जी लीना, डेफिनेटली बन सकती है। ये हम इतने सालों से डिबेट कर रहे हैं। ज़ियाउल हक के टाइम पे 1984 में स्टूडेंट यूनियंस पे बैन लगा, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसने एक तरह से उस बैन को जो है वो लेजिटिमेसी दी। तब से हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियंस को रिस्टोर होना चाहिए, और वही फियर मॉन्गरिंग होती है कि नहीं, अगर बहाल हो जाती हैं स्टूडेंट यूनियंस तो जो तालीम है उसको जो है वो नुकसान पहुंचेगा। आप जब स्टूडेंट यूनियंस बैन हुई थी उससे पहले और अब हमारे जो तालीम का निजाम है उसको, उनकी रैंकिंग्स देख लें, बहुत ज्यादा बदतर हुआ है वो स्टूडेंट यूनियंस के बैन के बाद। तो ये जो लिंक ड्रॉ किया जाता है कि तालीम को नुकसान होगा, कैंपसेस को नुकसान होगा, इससे उलट हुआ है। जब से स्टूडेंट यूनियंस बैन हुई हैं तब से पाकिस्तान रेटिंग्स में गिरा है, पाकिस्तान के कैंपसेस में जो माहौल होता है और जो हमारी एजुकेशन की स्टेट है। हमारी रियासत एक बहुत आसान तरीका ढूंढती है, पहली कि अगर वो कोई चीज एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल नहीं कर सकते, हो सकता है कि स्टूडेंट यूनियंस में जो है वायलेंस का एक हो एलिमेंट, हो सकता है कि डिसरप्शन का एलिमेंट हो, लेकिन उसको कंट्रोल आपको करना है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे। बैन जो है इसका हल नहीं है, बस सूट करता है रियासत को कि हमारे तालीमी इदारों में लेजिटिमेट पॉलिटिक्स भी ना हो, ताकि स्टूडेंट्स अपनी जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं वो भी सामने ना रख सकें। बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है हमारी एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि पॉलिटिक्स जो है ये गंदी चीज है, ये एक बुरी चीज है, जबकि दुनिया भर में ये स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से आपकी जो ओवरऑल एक एजुकेशनल डेवलपमेंट है उसमें बेहतरी आती है, आपकी ओवरऑल एक एजुकेशनल लाइफ में बेहतरी आती है। ये सब स्टडीज मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक खौफ है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे आप, और दूसरा ये है कि कहीं स्टूडेंट्स अगर एम्पावर हो जाए तो वो स्टेटस को चैलेंज ना कर जाए। यही बात है, वरना हम देखते हैं दुनिया में हमारे साथ नेबरिंग ममालिक में, इंडिया में स्टूडेंट यूनियंस जो है वो काम करती हैं अपना, वो एक एक्टिव रोल प्ले करती हैं डिसेंट का, चैलेंजिंग का स्टेटस को। तो अलीना, ये बहुत अरसे से मैं सुन रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी है यही अल्फाज कि आपने क्या करना है पॉलिटिक्स करके। बहुत अफसोस होता है कि हम इस डिमांड को संजीदगी से आगे नहीं लेके जा रहे। बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहबा। आगे बढ़ते हैं, उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, भारत और यूरोपीय यूनियन के तिजारती माहदे पर अमेरिका ने खुलकर नाराज़गी का इजहार भी किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यूरोपीय ममालिक अमरीकी पॉलिसीज से फासले का इशारा दे रहे हैं। क्या ये बदलती आलमी ताकतों की सफबंदी पाकिस्तान के लिए कोई मौका बन सकती है? अलीना, आपने दुरुस्त बात की है। हम जो है एक तरह से बड़े प्रिविलेज किस्म के लोग हैं कि इस टाइम पर हम एक हिस्ट्री बनती हुई देख रहे हैं कि जो जिस तरह की बातें हम कभी तारीख की किताबों में पढ़ते थे, एक नई तारीख बन रही है। ओवरऑल पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और उसमें मुझे लगता है कि जिस अंदाज में जो ट्रंप की एक अप्रोच है, उससे जो उनके बहुत सारे एलाइज थे वो अपने नए को एलाइज उनके साथ एंगेजमेंट में चले जाएंगे, और इनकी जो एक पावर है वो डाइल्यूट होगी। अब इस तनाज़ुर में पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है? दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमें कितने मौके हैं, और दूसरा ये है कि हम में पोटेंशियल कितना है।
मौके के लिहाज से देखें तो हमें अगर ट्रंप के हम एक तरह के राइट हैंड बने हुए हैं ओवरऑल, जब हर बंदा या हर मुल्क जो है वो उसके अताब का शिकार है, हम जो है हम पर उसकी नजरे करम है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। उसकी जो एक कंपेटिटिव पावर है चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें इन दोनों का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हम अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एक मुआशी लिहाज से ना कोई बड़े बुनियादी किस्म के मसाइल हैं कि जिस वजह से कि अगर कोई इधर सरमायाकारी भी नहीं आ पा रही ना, तो उसकी वजूहात हैं कि इसकी परसेप्शन के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर तो एक इशू है, उसके अलावा हमारे जो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, लोकल पार्टनरशिप होती है वो नहीं है, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर उनको ये भी कहा जाए ना कि अगर कोई एक आइडियल सिचुएशन ऐसी हो कि हम कोई इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें या उधर फ्री ट्रेड हो, तो हमारा जो सबसे ज्यादा मुदामत आएगी, हो सकता है आपको पता चले वो फौज की बजाय बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आ रही है कि उन्हें लगता है कि अगर इंडियन प्रोडक्ट्स आएंगे तो हमारे लिए चैलेंज होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उस पर हमें दिन रात काम करने की जरूरत है। पहले हम ये समझते थे कि शायद हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो सरमायाकारी नहीं आती, अब ये पता चला है कि हम तो ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसके बावजूद नहीं आ रही, हमारे में कोई जो एक बड़े बेसिक किस्म के प्रॉब्लम है, कमियां, उन पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा, ये तो आपने डायरेक्टली बात कर ली चीमा साहब, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट इज पॉसिबल, यूके, कनाडा, यूरोप का भी कहीं ना कहीं चीन की तरफ मुतवज्जो होना, क्या आप समझते हैं इससे इनडायरेक्टली पाकिस्तान बेनिफिट कर सकता है या नहीं? देखिए, एक तो जो इनका यूके वगैरह का मेरे ख्याल वो एक खास हद से आगे नहीं जाएंगे, यानी कि उनके लिए एक बड़ी एक कड़वी गोली है चाइना की तरफ जाना, तो वो एक अपने आप को जरा लिमिट कर रहे हैं, और वही लिमिट जो कि ऑलरेडी ट्रंप ने डिफाइन की हुई है। जिस तरह पहले अभी कनाडा के हवाले से भी उसने कोई थ्रेट की, तो कनाडा ने कोई यही वजाहत दी कि हम जो ऑलरेडी एक डिफाइंड लिमिट्स है उससे आगे नहीं बढ़ रहे। तो लेकिन बात फिर यही है कि उसमें वो क्यों नहीं जा रहे, उनको भी चाइना की तरफ से चैलेंज आ रहा है कि चाइना की प्रोडक्ट उनके मुमालिक में जब सस्ती बिकती है तो उनको लगता है कि हमारे यहाँ जो है एक चीजों का फ्लड आ जाएगा, हमारी तरफ से इधर चीजें कम जाएंगी, उधर से जो चाइना की तरफ से हमें आ जाएंगी। अगर आप पाकिस्तान के तनाजुर में भी देखें तो इंपोर्ट ज्यादा है पाकिस्तान की तरफ, चाइना की इंपोर्ट ज्यादा है, हमारी तरफ से उधर एक्सपोर्ट कम है। उसके बरक्स अगर हम अमेरिका के हवाले से देखें तो हमारी उधर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। शहजाद इकबाल साहब, आपके लिए क्रिकेट से मुतालिक सवाल, वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश की बेदखली के खिलाफ पाकिस्तान को किस तरह एहतजाज करेगा? इसका ऐलान जुमे या पीर को किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच ही ना खेले। आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? अलीना, देखें, इस पे कोई शक की बात नहीं है कि आईसीसी को बीसीसीआई कंट्रोल करता है और उनका अपना बायस या उनके डबल स्टैंडर्ड्स ये बड़े वाजे हैं। पाकिस्तान के साथ भी दिखाए, आप बांग्लादेश के साथ दिखा रहे हैं। हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए और हम खड़े रहे। हमने आईसीसी की मीटिंग कॉल की, वहां पे हमने उनके हक पे वोट दिया, जबकि बाकी 14 ममालिक जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ थे। यानी कि हम सपोर्ट कर रहे थे उनके इस कॉज पे, उनके इस मुतालबे पे कि अगर उनको सिक्योरिटी मसाइल हैं तो वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे अपने मैचेस खेलें, ना कि भारत में। तो हमने उनको मुकम्मल सपोर्ट किया। लेकिन इसके बाद ये जो बात चल पड़ी कि हम भी बाइकआउट करेंगे क्योंकि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई, उनको रिप्लेस किया गया स्कॉटलैंड से, जो कि गलत किया, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो इंडिया ने मुतालबा किया था कि हम न्यूट्रल ग्राउंड में खेलेंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, उसी तरीके का ट्रीटमेंट बांग्लादेश को मिलना चाहिए था। उनके साथ नाइंसाफी हुई कि उनको वहां से हटा के स्कॉटलैंड को डाल दिया गया। लेकिन क्या हमें इस हद तक आगे बढ़ना चाहिए कि हम भी फिर विड्रॉ कर जाएं T20 वर्ल्ड कप से? हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने भारत, जो कि एक इतना ताकतवर बोर्ड है फाइनेंशियली भी और सपोर्ट भी उनकी बहुत ज्यादा है, हमने उनको टिट फॉर टैट करके दिखाया। हमने कहा आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे आपके यहाँ, हम ये करके दिखा रहे हैं। अब हमें अपने हैंड को ओवरप्ले बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ भारत को नीचा दिखाने की बात नहीं है। ये जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है किसी भी वर्ल्ड इवेंट की, वो तमाम ममालिक में होती है और पाकिस्तान उस पर शायद चौथे या पांचवें नंबर पर हमें उस हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग मिलती है। अगर हम विड्रॉ करते हैं, फाइनेंशियल नुकसान होगा, तो वो तो एक अलग बात है कि हमें क्या वो कोई डेफेमेशन केस कर सकते हैं, हमें क्या कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं। लेकिन जो तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज का इसमें नुकसान होगा बोर्ड्स का, उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आएगी। तो हम क्यों अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में डालना चाहते हैं जहां हम अपने आप को फाइनेंशियली नुकसान भी पहुंचाएं, सिर्फ इसलिए कि इंडिया को हमसे ज्यादा नुकसान होगा, उनके टीवी चैनल्स को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन इन दिस प्रोसेस हम अपने आप को एक आइसोलेशन में लेके जाएंगे, दूसरे बोर्ड्स भी इससे हम पे नाला होंगे। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए
हम अपना नुकसान करें या अपने आप को आइसोलेशन में रखें। हमें रहते हुए, आईसीसी का हिस्सा रहते हुए, तमाम बोर्ड्स जब भी कोई मीटिंग हो, हमें इस मुतालबे को सामने रखना चाहिए कि इंडिया जस्टिस नहीं करता, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम अगर इस पिच से हट के खेलेंगे तो फिर हमारे पास वो फोरम ही नहीं रहेगा। तो हम, मुझे लगता है इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए, हमें ये वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए, भारत के साथ मैच भी खेलना चाहिए। ठीक है जी, ओके, इसी के साथ इजाजत दें, हाफिज।